लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा फेजर घूमने के लिए इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। और उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ की वैल्यू 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी ऐसे दे रखी हो, तो मेरे पास एक नेट कहीं 5 cos ओमेगा टी या sin ओमेगा जो भी वैल्यू आएगी, जो भी एक वैल्यू आएगी, वो हम लोग कैसे एक ग्राफिकल तरीके से एनालिसिस लेते हैं। बेसिकली ग्राफिकल नहीं बोलेंगे, उसे फेजर डायग्राम ही बोला जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब वो क्यों देखा था इसका पता आज आप लोगों को लगेगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि एसी करंट बेटा एक ऐसा करंट है जो टाइम के साथ हमेशा क्या करता है, वेरी करता है, जो हमेशा टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। यानी कि अब अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप लोगों का एक करंट 3 एम्पियर का है और उसके हिसाब से आप सारी कहानी कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में सारी कहानी करी थी, वहाँ पे हमने सारी एक क्वेश्चन को ले लिया, यहाँ भाई ये करंट 3 एम्पियर का है, कहानी करो, याद है। तो आप मुझे बताओ वो हमने कैसा फंक्शन लिया होगा, कैसा फंक्शन लिया होगा, एसी या डीसी? सारे डीसी फंक्शन लिए होंगे। यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो शायद एप्लीकेबल है ही नहीं हमारे रियल अप्लायंसेस में। हाँ जी बिल्कुल, हाँ फ़ोन में है पर वो डीसी अडेप्टर करता है, इसको एसी को डीसी अडेप्टर करता है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बेटा आप लोगों के पास जितनी भी कहानी रही वो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ी शायद डीसी की थी, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने टाइम वेरिंग करंट वहाँ पे पढ़ा था, इफ I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ऐसे से हम लोगों को चार्ज निकालना है, तो हम लोगों ने इंटीग्रेट, ये सब ठीक है, ये चलेगा। लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोगों ने एक चीज मान के चल ली ना कि हमारे पास V इतना है, I इतना है, तो इतना इतना दे दिए तो इसका मतलब तो ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आप लोगों को आज पहले एक चीज पूछूंगा, उसके बाद लेक्चर के एंड में वो चीज आपको समझ में आएगी। और बस मैं ये चीज बोलूंगा कि जो आप चीज बता रहे हो वो चीज गलत है, बस इतना बताऊंगा, क्योंकि आप बताओगे गलत। पहली बार पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो ध्यान से बच्चा, ये मेरे पास एसी का सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर लगा दिया और ये हमारे पास अब आप लोग पढ़ के आ चुके हैं इंडक्टर का सिंबल होता है, इसका मैंने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सारा आप लोगों को करा दिया है, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था इनिशियल, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ ही मान, चलो x वोल्ट मान, नहीं एक फिगर ले लेता हूँ, फिगर ले लेते हैं 10 वोल्ट ले लेते हैं, है ना। x भी ले सकते हो अभी, सुनो, पर वो तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। वैसे ही बच्चे थोड़े से हम लोग ऐसे होते हैं 12th में, मेरे को तो यहाँ पे x और y दिख जाता था, चाहे सवाल आसान हो मुश्किल लगता था बेटा, है ना। तो मैं उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक वैल्यू दे रहा हूँ 10 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि इधर 3 वोल्ट है, इधर क्या है 3 वोल्ट है, ये चलो इधर 6 वोल्ट कर दो, तो बेटा 10 वोल्ट इधर है और हमें पता है पैरेलल के अक्रॉस क्या सेम रहता है, क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट आना चाहिए, राइट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। आप सबके लोगों के आंसर मुझे दिख गया, 4 बोल रहे हो। मैं आपसे अगर ये कह दूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने इसके कम से कम 40-50 सवाल सॉल्व कराए थे इसी मेथड से, पोटेंशियल ड्रॉप मेथड से, है ना। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका आंसर है ये गलत है, तो आपको शौक तो लगेगा ना थोड़ा सा कि सर 40 सवाल आपने कराए होंगे, 70-80 सवाल हमने करे, 100-150 सवाल करने के बाद अब आप हमें यहाँ पे आके बता रहे हो कि ये गलत है, तो हमें कितना बुरा महसूस हो रहा होगा। नहीं बेटा, बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, ये क्यों गलत है ये आपको थोड़ी देर में पता पड़ेगा, बट ये गलत है, ठीक है। अभी सब लोगों ने आपने 4 बोला, बट ये गलत, क्यों गलत है ये हम लोगों को अभी थोड़ी देर बाद पता पड़ा होगा। ब्लर तो हो नहीं रहा, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है, बाकी मैं देख लूँगा अगर बीच में ब्लर हुआ तो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो हम लोग डीसी पढ़ रहे थे, और अब एसी हर टाइम पे करंट वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। अगर वी का भी अगर आप ग्राफ बना रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आया था बच्चा, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे भी तो टाइम के साथ हर जगह पर वेरी हो रहा है, तो आप एक फिक्स वैल्यू ले नहीं सकते, नहीं ले सकते, समझ में आ रही है इतनी बातें। तो अब सर क्या करें, अब सर क्या करें, अब कुछ नहीं,
अब कुछ नहीं करना, बस आप लोगों ने समझना है और देखना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर आप लोगों के पास एक सर्किट है और अब आप लोगों के पास केस 1 डाल दीजिएगा बेटा। केस 1 में डाल दीजिएगा AC सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टर। केस 1 AC सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टर, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक AC का सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF प्रोवाइड कराने के लिए, और इस सर्किट में हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, रेजिस्टर लगा हुआ है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा AC सर्किट है जिसमें केवल और केवल क्या है, रेजिस्टर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपको आपका V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वो पक्का भी इसकी वजह से होगा, और इसकी वजह से जो EMF जनरेट हो रहा होगा वो तो EMF इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t जनरेट हो रहा होगा। ये चीज तो हम लोगों ने देखी है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, AC सर्किट में आ रहा है, तो AC का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा होगा, E0 साइन ऑफ ओमेगा t। क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है? आगे चलें, आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं V को लिख देता हूं IR, तो IR इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t हो जाएगा बच्चा पार्टी। यहां से आपके पास I की वैल्यू क्या बन जाएगी, E0 बाय R साइन ऑफ ओमेगा t। यस, समझ में आ गया। अब यहां से ये तो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस ही तो है, पोटेंशियल भाई E0 क्या है, EMF की एक वैल्यू है कोई सी, है ना, तो E0 बाय R बेसिकली ये V बाय R है। और देखो V बाय R अगर आप लोगों को पता हो तो बेटा ये तो करंट ही होता है, ओम्स लॉ से V बाय R तो करंट ही होता है, तो ये हमारे पास करंट तो आएगा, लेकिन करंट कौन सा आएगा, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? अब आपके पास ये जो I0 है, इसको क्या बोला था मैंने, पीक करंट, याद है इसको क्या बोला था मैंने, पीक करंट। तो I0 की जो वैल्यू होती है बेटा, ये हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास पीक करंट। अगर आपसे बोलेगा कि RMS वैल्यू बताओ, क्या बोलेगा, RMS वैल्यू बताओ, तो आपसे कहेगा कि RMS की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे I0 बाय रूट 2। ये मैं आपको करा चुका हूँ पूरी डेरिवेशन, ये आपको पूरी डेरिवेशन करा चुके हैं। और क्योंकि सर ये साइन के फंक्शन के साथ, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था जिसमें RMS वैल्यू अंडर रूट 12 या कुछ आई थी, है ना, तो नीड नॉट नेसेसरी कि आपके पास हर बार सेम चीज आए 1 बाय रूट 2 या I0 बाय रूट 2 करके, नहीं, वो I0 बाय रूट 2 केवल साइनयूसॉइडल फंक्शन के साथ जो चीजें वेरी करेंगी या साइन और कॉस की टर्म्स में जो चीजें होंगी उनके लिए वैलिड है बस, राइट, सबके लिए नहीं है। यहाँ पे चलेगा क्योंकि सर हमारे पास यहाँ पे तो साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि I और V में से बड़ा कौन है, तो आंसर बताओ क्या आएगा, बड़ा कौन है, V बड़ा है या I बड़ा है? सर हम कैसे बता दें, अरे बेटा सुनो, V बड़ा है ना, क्योंकि V की वैल्यू सर ये पूरी है और I के लिए हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो अब छोटी होगी ना, कुछ डिवाइड करेंगे तो टर्म छोटी हो जाएगी, तो बेसिकली I थोड़ा छोटा होगा, सुन लो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ये दोनों किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको रास्ता दोनों का अलग अलग दिखाई दे रहा है या फिर सेम दिखाई दे रहा है, पहले मुझे ये बताओ, सेम कैसे दिखाई दे रहा है ये बताओ मुझे, सेम फेज में, यानी कि दोनों साइन ओमेगा टी के फेज में है सर, दोनों के दोनों जो वेरी कर रहे हैं वो हमारे पास I की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास I0 साइन ओमेगा टी, और V की जो वैल्यू आई वो भी हमारे पास E0 साइन ओमेगा टी, राइट। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास केस 1 होगा, इसमें आप लोगों से V और I के बारे में पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इस केस में V और I हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इसका फेजर डायग्राम बताओ, तो देखो बेटा मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपके स्कूल में कैसा ही बताया मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, कई स्कूलों में तो देखो ऐसे करके थोड़ा सा आगे वाला जो पोर्शन है वो V को दिखा देते हैं और पीछे वाला I को दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये I0 साइन ओमेगा टी वाला लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे V0 साइन ओमेगा टी वाला लिख लेना, ठीक है। कई स्कूलों में अगर हमारे पास I इधर है तो इसका रिजल्टेंट एक लेकर हमारे को फेजर ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ये वाला जो ग्राफ है ना, लेकिन इस पे भी दिखाएंगे इधर ही,
उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में हो सकता है आपने इसको रेफरेंस लाइन माना हो, कोई सा इसको रेफरेंस लाइन माना हो, इससे साइन ओमेगा टी ऊपर ये हो गया, तो उसमें तो मैंने आपको समझाया था कोई भी आप रेफरेंस लाइन मान सकते हो। जैसे कि मैंने आपको 3 sin ओमेगा टी की रेफरेंस लाइन ली थी, तो हमारे पास 4 cos ओमेगा टी की वैल्यू ये तो मानी थी हम लोगों ने। अगर ये 3 sin ओमेगा टी है तो ये 4 cos ओमेगा टी आया था, तो हो सकता है इसको 0 मानो, 3 sin ओमेगा टी ऊपर हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए आप जब भी बनाओगे बस ये चीज ध्यान रखना कि सेम फेज में होगा। अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो v0 पर, तो ये i0 भी नहीं आएगा। आप मर्जी आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो, जब भी दिखाओगे सर्किट में जब रेजिस्टेंस होगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दोनों किस में होने चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए। चीजें क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? चल सकते हैं आगे। तो ये इसका फेजर डायग्राम होता है और यहाँ पे v और i किस में होता है बेटा? सेम फेज में होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलें। अब हमारे पास केस सेकंड आता है जिसमें हमारे पास एसी सर्किट होता है, जिसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, चलो अब इंडक्टर लगा देते हैं। ठीक है, अब इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ तो यही रहने वाला है, ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि ये तो एसी का सोर्स है। लेकिन यहाँ पर जो V आता है उसकी जगह IR की जगह पर कुछ और होता है। इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ दिया जाता है, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, V इज इक्वल्स टू L di/dt। याद है? V इज इक्वल्स टू L di/dt। इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ आया था वो हमारे पास उसका जो V होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? L di/dt। बच्चों को याद करने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको ही बता रहा हूँ सारी चीजें। देखो, आप लोगों को हर बार I निकालना है, बस हर बार I निकालना है, कहानी खत्म। ठीक है, तो पहले केस में तो IR सीधा आ गया जब रजिस्टर था, अब इंडक्टर है तो I निकालना है। I निकालना है तो L इधर पहुंच जाएगा, dt इधर पहुंच जाएगा। इसको हटा देता हूं, देखो अपने आप होता जाएगा, हम लोगों ने कुछ नहीं करना, अपने आप कहानी होगी अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अब ध्यान से बच्चा, इज इक्वल्स टू ये dt इधर पहुंचाओ, L को इधर पहुंचाओ, तो देखो E0/L sin ओमेगा t डॉट dt हो जाएगा बच्चे, और ये किसके इक्वल आएगा? di के इक्वल आएगा। अब di से अगर आपको i चाहिए होता है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग में लिख सकता हूँ, तो ऑन इंटीग्रेटिंग आप लोगों के पास di का इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू E0/L साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस कॉस ओमेगा t बाय ओमेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t बाय ओमेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि कॉस के फंक्शन को चेंज कर देता हूं, देखो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, कई जगह पर क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, क्योंकि माइनस एल डी आई बाई डी टी भी होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ तो बैक ईएमएफ भी आता है ना उसमें, तो ये माइनस से इस माइनस को खत्म कर देते हैं, इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर देते हैं और कॉस को साइन 90 माइनस, अभी मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा के टर्म से लिखते हैं, वो गलत तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही गलत है, वो एक मैं कहूँगा आंसर को लाने के लिए फिजिक्स बढ़ाने वाली बात हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आपका आंसर गलत आ रहा है, तरीका गलत है, ये है, लेकिन वो प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं है। रीजन क्या है कि अगर मैं करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, हाँ सर ये माइनस से माइनस चला जाएगा, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पास ये जो कहानी है ना ई नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस था, राइट। अब देखो आई इज इक्वल्स टू, इसको मैं माइनस रखता हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ई नॉट बाई एल, अब ओमेगा एल लिख दिया, यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा टी है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, दोनों ही कॉस थीटा होता है। आती है ना मैथ्स? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या फिर बेटा ओमेगा और दूसरा मेथड ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बाहर है प्लस पाई बाई टू, राइट। ये कहानी है ना भाई, ये कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन दोनों ही सही है, रिप्रेजेंटेशन दोनों ही सही है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है।
इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में हमारी बुक में क्या लिखा रहता है कि 90 डिग्री से चीज़ें वेरी करती हैं, तो उस 90 डिग्री को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस से माइनस काटते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि ऐसे करो। मैं ये कहूँगा कि आपके पास ये दोनों वैल्यू आ जाती है, दोनों ही सही हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन करने में इस वाली वैल्यू से थोड़ा आसान हो जाएगा। सर आसान कैसे हो जाएगा? अब आप एक काम करो, इस माइनस के अगर आप मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, है ना, तो बेसिकली हमारे पास अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग इस माइनस के अगर मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, नॉट दिस, इसको यूज कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा ना, समझ रहे हो? बेटा ये एक्चुअली में इस कॉस का ही है, ये इंटीग्रेशन साइन के कॉस का ही है, ये बाहर तो मैंने अब लिया है, ये इसी साइन का माइनस कॉस है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अंदर पहुँचाता हूँ, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे देता हूँ E0/ओमेगा L साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, राइट? समझ में आ रहा है? अब ये वाली वैल्यू भी चलेगी, ये वाली भी चलेगी, सारी चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इसके केस में बताना पड़ता है, किसी केस में? इंडक्टर के केस में। क्या? कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो लीड करता है। अब लीड और लैग का क्या मतलब है, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, इसको ये देता हूं, मैं आपको लीड और लैग का मतलब समझाता हूं। देखिए ध्यान से, अगर आप लोगों के पास कोई एक ग्राफ है, ये नॉर्मल केस का ग्राफ ऐसे होता है, अगर तो वो लीड करेगा तो बेसिकली थोड़ा सा आगे से चलेगा, और लैग करेगा तो पीछे जाएगा उसके, है ना? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है, जो अपनी पीक वैल्यू पर पहले पहुंच जाए, जो अपनी पीक वैल्यू पर पहले पहुंच जाए वो लीड करेगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, सपोज करो, ठीक है, और एक ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है? अब आपके पास लेट से ये आई का ग्राफ है, लेट से ये बी का ग्राफ है, टाइम 0 तो यहाँ पर है, टाइम 0 तो यहाँ पर है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर इसमें देखोगे तो देखो v अपना पीक यानी कि ये v0 यहाँ पर आ गया, और i अपना पीक यहाँ पर आकर अटेन कर रहा है, ये i0। तो इन दोनों में से लीडिंग कौन हुआ? v लीड हुआ ना, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ऐसे ग्राफ में क्या आता है? v लीड कर रहा है। तो लीड के लिए आप लोग बस ग्राफ को देख सकते हो और सीधा कह सकते हो कि सर जो अपनी पीक वैल्यू पर पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब वो लीड कर रहा है, और जो बचा वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो एक लीडिंग होगा, एक लैगिंग होगा। तो ये लीडिंग और लैगिंग सर के करंट में रहेगा? नहीं, सिर्फ करंट में नहीं, आपका वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो अपनी पीक पर पहले पहुंच जाए। अच्छा सर इस हिसाब से तो हमेशा आई लैग करेगा? नहीं, ये तो आपकी गलत फहमी है। ये लो, मैं आई को लीड करा देता हूँ, पीछे से शुरुआत करा दो बेटा। अब देखो ध्यान से, आई अपने पीक पर जल्दी, ये आई का ग्राफ है ना, ये बी का ग्राफ है। अब देखो आई अपने पीक पर पहले पहुंच गया, तो इस बार आई हमारे पास लीड कर रहा है। तो जो लीड कर रहा होगा पीछे होगा, ध्यान रखना इस चीज को ग्राफ में। ये नहीं कि सर लीड कर रहा है इसका मतलब आगे चल रहा है, वो गलत हो जाएगा, देख रहे हो आप ध्यान से, क्योंकि उसका पीक वैल्यू बाद में अटेन हो रही है, ठीक है? तो ये भी अपना ध्यान में रखना। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू को यूज करेंगे, इस वाली वैल्यू को यूज करेंगे। कोई सी भी आप एक वैल्यू को यूज कर लो, कोई सी भी एक वैल्यू को यूज कर लो, ठीक है? और हमें एक्चुअल में मेन इस वाली वैल्यू को यूज करना है। तो मैं माइनस का कॉन्सेप्ट हटा दूं यहाँ से, आपको समझ में आ गया? माइनस तो एक्चुअल में डेरिवेशन में रहेगा, हम लोग यहाँ से माइनस को हटा के माइनस से माइनस काट के आंसर लिख देते हैं, cos ओमेगा टी को sin 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, ठीक है? अब अगर देखो cos को मैंने आपको बताया ना, sin 90 माइनस थीटा लिखो, एक मिनट, sin 90 माइनस थीटा होता है ना, और sin 90 प्लस थीटा, तो π/2 माइनस ओमेगा टी करो ना इसे, sin π/2 माइनस ओमेगा टी, और प्लस से तो कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? तो कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यू आती है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मेरे को जो वैल्यू बतानी है, अब देखो इस वाले उसको अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे ही माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस मेरे को ये बताना है कि आप लोगों को जो भी वैल्यू इंडक्टर के लिए आएगी
उसमें करंट की वैल्यू में माइनस वाली वैल्यू को मैं देखूंगा। किसको देखूंगा? माइनस वाली वैल्यूज को देखूंगा। और जो प्रॉपर वैल्यू आती है इन सब के बाद इन सबको हटा दो, इन सबको हटा भी देना, हटा रहा हूँ, ठीक है ना? समझ में तो आ गया? माइनस रहेगा नहीं रहेगा? कौन सा, ये वाला? हाँ। आपका रहेगा, मैं बताता हूँ इसका इक्वेशन जो आएगी मैं बता देता हूँ। हटा दूँ एक बार। इसकी जो मेन इक्वेशन आती है वो आ जाती है ई नॉट बाय एल, ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। ये आपके पास मैंने ये एक्चुअल में आपके पास स्टार्टिंग में आ गई, ये आपके पास इक्वेशन स्टार्टिंग में आ गई थी, यहीं से आ गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको ना वो बता रहा था कि कई जगह पर थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, और अगर उन 2-3 जो वैल्यूज हमने लिखी थी उसकी टर्म्स में भी आता है तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। पर हमें जो मेन वैल्यू याद रखनी है वो इसकी रखो, जो मेन वैल्यू याद रखनी है वो इसकी रखो। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे किसी बच्चे को? तो अब ये जो ओमेगा एल है ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? पहले इसको देखते हैं और आई को देखते हैं। अब ध्यान से देखो, आई के केस में कितने से पीछे है? -π/2 है ना, -π/2 है ना, तो इसका मतलब करंट क्या कर रहा है यहाँ पे? लैग कर रहा है। माइनस आ गया तो करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। और V क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, एक लैग करेगा तो दूसरा लीड करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप लोगों के पास सर करंट इधर रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बेसिकली लीड कर रहा होगा। कितने से लीड कर रहा होगा? π/2 से, 90 डिग्री से यहाँ पर लीड कर रहा होगा। तो यानी कि ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और ये हमारे पास अगर करंट जा रहा होगा तो इसका फेजर डायग्राम हमारे पास ऐसा बनता है उस सर्किट का जिसमें हमारे पास केवल क्या है? इंडक्टर है, जिसमें हमारे पास क्या है? इंडक्टर है। अच्छा, अगर ये देखो I = V/R होता है, I = V/R होता है, तो यहाँ पे R का काम कौन कर रहा है? ओमेगा एल काम कर रहा है बेटा R का। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा एल होता है बेटा, इस ओमेगा एल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ही बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का ही नाम है दूसरा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब I की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, I ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछा जाता है I और ओमेगा में क्या रिलेशन आएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखिए इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? XL। क्या लिखते हैं? XL। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है XL = ओमेगा एल। दूसरा ध्यान से देखते जाना बेटा इस चीज को, XL = ओमेगा एल। और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं XL = 2πfL, ओमेगा को 2πf लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, तो आपसे पूछा गया है XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब जो हमारे पास डीसी सोर्स होता है उसमें फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है। बंद करना है क्या? बता दियो, ठीक है? स्विंग पे है ना? पता नहीं बेटा स्विंग पे है या नहीं है, कर देता हूँ, तब नहीं था अब है। चलिए अब देखते हैं फटाफट से बेटा हमारे पास वापस आ जाते हैं। ये समझ में आ गया? XL इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ में आ गया? तो XL = ओमेगा एल 2πfL ग्राफ सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक कोई कहानी में कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, बहुत ध्यान सुनना बेटा इस चीज को, कि अगर इसकी जगह पर मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ तो कैपेसिटर में क्या कहानी होती है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम इस तरीके से चलना है। केस 3 डाल दो, केस 3 डाल दो। एसी सर्किट विद क्या ओनली? कैपेसिटर ओनली, ठीक है? एक एक बार केस समझते जाना और जहां पे दिक्कत आएगी बच्चा मुझे बता देना। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, इसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे, V तो हमारे पास यही रहने वाला है। और आप मुझे बताओ कैपेसिटर के लिए चार्ज और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? Q = CV। सबको याद है ये बात? तो सर क्या आप Q = CV को यूज करने वाले हैं? हाँ जी, मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों से। मुझे किसी भी तरीके से पोटेंशियल को चेंज कर दो और करंट लेके आ जाओ, कहानी खत्म।
कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर है? आगे चले आप। देखो बच्चा ध्यान से देखेंगे। यहां से v की जगह पर q बाई सी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको q बाई सी लिख दूं, चलेगा? किसी को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? बताओ यार, कोई डाउट है तो। मैंने यहां पर क्या कर दिया है, v को q बाई सी लिख दिया है, तो ये कहानी हो जाएगी, तो सारी सेम है। अब हमारे पास ये हटेगा, है ना? अब देखो यहां से c तो इधर पहुंच जाएगा, तो q इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t। अब ये q को अगर तुम्हें i बनाना है तो क्या करना पड़ता है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देना पड़ता है, तो बेसिकली dq बाई dt हो जाएगा, और साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ठीक है ना बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन डिवाइड होता है, पता है नहीं बात? तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर dq बाई dt लिखता हूँ तो बच्चा इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? एक एक स्टेप, बस वही है, स्टेप रिपीट हो रहा है, तो हम लोग आराम से सीख सकते हैं उसको। तो देखो बेटे ध्यान से, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी, चलेगा? चलेगा? जल्दी जल्दी बताओ यार। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी बच्चे को? आप ध्यान से देखेंगे तो dq बाई dt आई आ गया, dq बाई dt आई आ गया। देखो ऑप्शन वही है। अब देखो ध्यान से मैं कैसे करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एप्सिलॉन नॉट अपॉन इस ओमेगा सी को फोर्थ टर्म में लेके जाता हूँ मैं, तो 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ ऐसे में। भाई अगर 1 अपॉन में ओमेगा सी होगा तो बेसिकली तो हमारे पास इसमें आ गया ना, समझ में आ गया? अपॉन के अपॉन में डिवाइड होता है तो वो ऊपर पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, और इधर क्या है बेटे मेरे पास, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी को क्या मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? और साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट दोबारा से लैग करेगा। मेरे को क्या चाहिए इस बार, प्लस थीटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो दोनों सही है, मैंने आपको बता दिया। आप 90 माइनस थीटा लिखोगे प्लस थीटा, तो दोनों सही है। लेकिन अभी मैं एक मिनट रुक जाओ सर, आप तो रट्टा मार के आए हो, इंडक्टर होगा तो मैं 90 माइनस थीटा रखूंगा, वो होगा तो ये रखूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसका रीजन बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, कि अब हमें, क्योंकि मैं भी भूल जाता था, अब हमें कैसे याद रखना है सर, 90 माइनस थीटा लें या 90 प्लस थीटा लें, है ना? ये भी तो कंफ्यूजिंग सवाल है अपने आप में ही। मैं इसका भी जुगाड़ बताता हूँ, पहले एक बार सीख लेते हैं, फिर जुगाड़ नहीं, जो है वो बताता हूँ, जुगाड़ नहीं है, फिजिक्स है ना? फिर अच्छा अच्छा कहाँ पर था ये थे। अब देखो ध्यान से, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्या ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू चल सकती है? तो 1 अपॉन ओमेगा सी आएगा, ये चलेगा? क्लियर है बेटा, सब बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यस? आपने भी प्लस किया है ना? हाँ प्लस किया। आपने सारे केस में प्लस ही किया है। हाँ, इसमें प्लस, उसमें माइनस किया था ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आप सब में करंट को लैग करवा रहे हो या नहीं, इसमें करंट लीड कर रहा है ना, देखो इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। उसमें देखो पीछे वाले डेरिवेशन मैंने क्या कराया है, लैग? माइनस पाई बाई 2। अभी सर आपने देखो, मैंने पीछे डेरिवेशन दोनों आपको बताया कि दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो बेटर रिप्रेजेंटेशन और बुक्स वगैरह में सब जगह वही लिखा रहता है, तो बेसिकली हमें बताना होता है। और हम ऐसा क्यों बताते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ, इसके बाद वही बताऊँगा बेटा। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये किसकी तरह क्या बोलूंगा इसे मैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलूंगा बेटा मैं इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सुनते जाना बस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लिखते हैं XC, तो XC क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई FC। अब सुनो हमारे पास कैपेसिटर में हमारे पास जो डीसी होता है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो XC कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। और इनफिनाइट का मतलब क्या हो जाएगा कि उस ये XC क्या है, बेसिकली है तो रेजिस्टेंस ही ना, ये हमने कंपेयर किया तो है तो रेजिस्टेंस ही ना, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कब, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 0 फॉर डीसी। इसी वजह से कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी को, दैट्स व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, सर क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है हमारे पास, 0,
जिसकी वजह से हमारा XC क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, और जब XC इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारे पास वहां से करंट पास हो ही नहीं देता, इसीलिए कैपेसिटर क्या करता है बेटा, हमारे पास DC को ब्लॉक कर देता है। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। अब यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा बेटा, XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रिलेशन तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है, ऐसे मत देखा कर, मुझे डाउट हो रहा था ऐसे घूम कर देख रही थी, मुझे कुछ गलती कर दी मैं, है ना। तो बेटा ये 1/ωc क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? क्या आपको R, L और C तीनों सर्किट क्लियर हैं? अब इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं मैं। करंट क्या कर रहा है इस बार, लीड कर रहा है, कितने से कर रहा है, 90 डिग्री से। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर मैं करंट को इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं? ऐसा रहने दो ना, आपने जिसको जिस फेज में करा है उसको ऐसे ही रख लो, इसको नीचे कर दो भाई, आप I को इधर रखो और VC को इधर रख दो, ये भी तो बात सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना ही चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई से भी उसमें रख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास IEC उसमें रखो, नहीं, आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली किताबों में और हर जगह सॉल्यूशन वही है, तो आप लोग भी इसी के हिसाब से लो। मेरा कहने का मतलब है अगर आप XYZ प्लेन में X इसको मानते हो, है ना, Y इसको मानते हो, Z इसको मानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप XYZ को इंटरचेंज कर दो, पर सही कोऑर्डिनेट सिस्टम में होने चाहिए। सही कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब पता है, कार्टेशियन प्लेन नहीं बेटा, प्रॉपर ये मैंने आप लोगों को मैग्नेटिज्म में बता रखा था, ठीक है, कि x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड आना चाहिए हमेशा। परपेंडिकुलर में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू वाई अगर माइनस जेड आ रहा है ना, वो प्लेन गलत हो जाएगा, तो ऐसा ये सब बात छोड़ दो, अभी जो मैंने बोला ना एक्स जेड छोड़ दो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आप, बट ये है कि हर बुक में सॉल्यूशन ऐसे दे रखा होता है, तो हम लोग भी इसी से चलेंगे, क्वेश्चन भी आज तक ऐसे ही आए। क्लियर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, लैग। सर आपको कैसे पता? बेटा करंट लीड कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा होगा, लैग। अच्छा सर ये बताओ, आपने यहाँ पे होता तो ये साइन 90 माइनस थीटा भी है, ये तो सर 90 माइनस थीटा भी है, सर आपने क्यों लिया? हाँ बेटा ये सवाल आप पूछ सकते हो, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखो पिछले केस में मैंने प्रूफ करके दिखा दिया था, यहाँ पे भी कर दूंगा करने को, पर उसका कोई फायदा नहीं। सुनो सुनो, जो मेरे पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर पहले क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट? पोटेंशियल डिफरेंस। इंडक्टर के अंदर पहले क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप ड्यू टू व्हिच इंड्यूस्ड करंट इज देयर। ये कहानी थी ना इंडक्टर की, तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो याद रखना इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पहले आता है, तो पहले का मतलब लीड करेगा, जो पहले आएगा लीड करेगा। यार एक रेस में अगर दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं तो जो पहले आएगा वो लीड करेगा, कहानी खत्म। अगर कैपेसिटर में तो सर वो पोटेंशियल डिफरेंस आता होगा, नहीं, इसका मतलब आप लोगों ने कैपेसिटर ढंग से नहीं पढ़ाया है। मैं याद दिला देता हूँ, कैपेसिटर के केस में कहानी कैसे होती है, पूरा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर द्वारा समझाता हूँ आप लोगों को। कैपेसिटर केस में कहानी कैसे होती है, अगर यहाँ से बैटरी से जा रहा है बेटा, तो बेसिकली एक जगह से चार्ज जा रहा होता है और दूसरी जगह पर एक्यूमुलेट। कैपेसिटर का कहानी याद है ना, कि एक जगह चार्ज जाएगा, जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिव बनकर चला जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, और जो जाएगा जहां दूसरी जगह पर एक्यूमुलेट हो चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखो, पहले प्लस जा रहा है माइनस जा रहा है, तो बेसिकली करंट तो मूव हो ही रहा है, लेकिन इसे पोटेंशियल डिफरेंस कब सेटअप होगा, जब हमारे पास ये ऐसे आएगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है। तो पहले करंट चलता है कैपेसिटर में, फिर उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, तो करंट पहले चल जाता है ना, तो याद रखना कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। सिंपल, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा, सिंपल सी बात है। अगर आप याद रख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने आपको तरीका बताया। क्लियर है? कोई डाउट? तो बस सिंपल सी बात, रेजिस्टर के केस में इन फेज, कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स, और इंडक्टर के केस में करंट लैग्स। पोटेंशियल डिफरेंस टर्म से बोलूंगा तो रेजिस्टर में सेम फेज, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स, और इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स। समझ में आ गया? तीनों ग्राफ क्लियर है? तीनों ग्राफ क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत आए? नहीं है? अब कुछ नहीं करना, आपको इन सब का कॉम्बिनेशन लेना है। आप क्या बेटा, बाहर पानी है भी, एक बार देख ले बोरी बॉटल पीछे, अगर रख दिया है उसमें तो देख ले, वरना फिर थोड़ी देर रुक जा, या फिर साइड में उसमें होगा बेटा, पानी है उसमें, इसे ले जा बेटा, अगर उसमें नहीं है तो शुभम। ध्यान से देखेंगे अब,
अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने भी हम लोगों के पास हमने सर्किट पढ़े, अब इसको हमें डबल के मिक्सचर में करना है और सीरीज में लगाना है। सर पैरेलल क्या करें, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, जेई में है, जिसको जेई पढ़ना आराम से अलग से पढ़ लेना, ठीक है ना। जेई में भी थोड़े बहुत ही आते हैं, पैरेलल पे जनरली सवाल आते इतने नहीं है, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो एलसीआर से आते हैं, ठीक है। आरएमएस से भी बन जाता है, एक एलसीआर से, ट्रांसफार्मर से, ऐसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई, फेजर डायग्राम वगैरह सारा कुछ समझ में आ गया है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा सा, गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा गुड इवनिंग। आया था? हाँ बेटा आया था। पेपर कैसा हुआ तेरा? ठीक है सर। ठीक गया, अच्छा गया? ठीक है सर, क्वेश्चन थोड़े लगे कि हाँ भाई डिफिकल्ट है सर। कोई बात नहीं, देखो हाँ बैठ जा, थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं। मानस तो गया? नहीं सर, पेपर देने आया, मेरे को भी जाना है। चला जा, पेपर देख लिया मैंने। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से और आराम से देखेंगे। क्या देखना है हम लोगों को? क्या देखना है? कॉम्बिनेशन देखना है। अब जैसे एक करके किया था ना, अब मैं दो ले रहा हूँ बस, अब मैं दो ले रहा हूँ। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब तुम्हें पहले वाला जो आंसर हमने गलत किया था ना, उसका आंसर मिलने वाला है थोड़ी देर में मिलने वाला है। शायद थोड़ा थोड़ा अगर तुम दिमाग लगा पा रहे हो तो लग भी जाएगा। अब देखो यार ध्यान से, पहला केस ले लेता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? रजिस्टर और बाद में इंडक्टर, तो आर एल ले लेते हैं, आर एल। तो चौथी हेडिंग डाल दो, इस सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, ठीक है बच्चा। अब सारी कहानी तो वही रहेगी, सारी कहानी तो हमारे पास वही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो ये कहानी है, ये कहानी है, ये एसी है बेटा। अब देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, सारी कहानी वो बिल्कुल जैसा अगला लिखी थी ना, वो सेम करके लिख लेना। आई इज इक्वल्स टू सब निकाल के अपने आप लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी पूरा डेरिवेशन कराई ना मैंने, एक बार रजिस्टर के इसमें। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ से ईएमएफ जाएगा, यहाँ से ईएमएफ जाएगा। अगर पहले तो मेरे को ये बताओ करंट जाएगा, तो करंट तो सीरीज में सेम होता है, तो करंट की तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, तो करंट तो उसी फेज में होगा जिस फेज में था। और मैंने अपना रेफरेंस मान लिया है, साइन ओमेगा टी की लाइन को मैं रेफरेंस मानूंगा, ठीक है। मान सकता हूँ मैं किसी भी लाइन को रेफरेंस, तो मैंने साइन ओमेगा टी की लाइन को रेफरेंस मान लिया, तो ठीक है। सर आई की वैल्यू तो आपने देखा हर किसी में आई नॉट साइन ओमेगा टी रही, ये तो सर हमारे को कोई दिक्कत से है, राइट। ये रजिस्टर के लिए कहानी। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले जब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर था सर्किट में, तो क्या था सर? आपका जो V आया था वो हमारे पास यहाँ पर आया था, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा आया था, याद है। और सर जब आपका इंडक्टर लगा था, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस लीड करता है, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस लीड करता है। और सर ये लीड करता है करंट से 90 डिग्री पर, करंट से 90 डिग्री पर। तो ये VL रहा होगा, और इसको मैं हटा दूं अगर, तो ये VR रहा होगा। समझ में आया? पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास सेम फेज में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर हमारे पास लीड करता है करंट को, तो ये ऊपर हो गया। तो जो नेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो जा रहा होगा, वो हमारे पास इन दोनों का कहीं रिजल्टेंट जा रहा होगा, V नेट। V नेट समझ में आ गया? दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, अगर इक्वल होंगे तो 45 पे रहेगा, वरना कोई जरूरी नहीं है ना। अभी सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ और पूरा वेक्टर आप लोगों को समझा रहा हूँ। साइन ओमेगा टी तो हमारे पास था ही, बेसिकली मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये अगर फाई एंगल है, क्या है? फाई एंगल है। फाई एंगल से रेजिस्टेंस और इंडक्टर के बीच में नेट आया ना, तो ये मैं कहूँगा कि इस बेस लाइन से जो नेट वैल्यू है वो साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। ये जो रेफरेंस लाइन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई मान लो आप, आई मान लो, साइन ओमेगा टी तक रेफरेंस लाइन हो गया। तो जो वी नेट आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 का, क्योंकि रेफरेंस लाइन साइन ओमेगा टी पे, ठीक है ना। इस लाइन को तो मैंने रेफरेंस मान लिया है। तो यहाँ पे अगर आप आई नॉट भी लिखते हो, तो जो आई नॉट की लाइन होगी वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। समझ में आया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो बेसिकली तो मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है। अब तो मेरे पास जो वी नेट आएगा वो आएगा, पहली बात तो v अंडर रूट, देखो 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री पे तो आप पहला बात तो ऐसे निकालते हो, VL स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। 90 डिग्री पे तो ऐसे निकालोगे ना, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका। अब 90 डिग्री पे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो कहानी है ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को?
आगे चल सकते हैं। अब मैं अगर आप लोगों से कहता हूं इस इक्वेशन में आप लोगों ने क्या क्या निकालना है, tan phi निकालना है। तो tan phi कैसे निकालोगे सर? सिंपल है सर tan phi की वैल्यू दिस अपॉन दिस, tan phi हो जाता है सर VL बाय VR। VL की वैल्यू क्या थी? VL की वैल्यू क्या थी? I इंटू बी, तो बी इज इक्वल टू आई आर था ना वेरिएबल का, तो I इंटू एक्सएल था। और VR की वैल्यू क्या थी? I इंटू आर। तो बेटा हमारे पास ये आ जाता है एक्सएल बाय आर, एक्सएल बाय आर। तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, ये आ जाता है। क्लियर है भाई? वैल्यू निकाल लोगे। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ से 10 जा रहा है, यहाँ से 6 था, तो क्या यहाँ से 4 जाएगा? कितना जाएगा? ओ सर करके देख रहे हैं सर, इधर 10 रखेंगे, इधर मैं नालायक हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 8 6 10 की। जब भी 10 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, अपना ऑर्डर इसमें डाल लो यार, तुम लोग वैल्यू डाल लो। 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, 64 आएगा, वो 8 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वैल्यू डाल दो बेटा, यहाँ पे 10 डाल दो और यहाँ वैल्यू डाल के डाल दो। जिसको नहीं समझ में आया मैंने बता दिया, तुम अब समझ में आ गया। 6 और 8 14 मत गिनना इसे। सर ऐसा क्यों हो रहा है और सर ऐसा क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ पर सेम फेज में नहीं है चीज़ें, यहाँ पर सर पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का लीड करता है। तो वी नेट ये आता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा अब मैं आर और सी का कर देता हूँ। पहला एक आरसी सर्किट का कर देता हूँ। पहला केस आरएल का हो गया, दूसरा केस किसका कर देता हूँ? आरसी का। तो मेरे हिसाब से अब आप लोग शायद सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आप लोग खुद कर लोगे? हाँ सर कोशिश तो कर सकते हैं। ये देखो बच्चा, वी आर इधर है और वी सी इधर है, तो tan फाई इधर आएगा, ये फाई बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसे, ये क्या है हमारे पास वी सी, tan फाई ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वी सी बाय वी आर। और वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई ऑफ एक्स सी, आई ऑफ एक्स सी। अब एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, वो अपने आप लिखते रहना। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? आई ऑफ एक्स सी अपॉन ये किसका आएगा? आई ऑफ आर। तो आई से आई गया, एक्स सी बाय आर, ये सी और एल एक जैसा हो जाता है, देख लेना बेटा। ठीक है? तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी बाय आर। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा इसको हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल ही बोलते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल ही बोलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? यस और नो? पक्का? अब एक कॉम्बिनेशन और बच रहा है, बताओ उसका कौन सा बच रहा है? एल और सी का। अब एल और सी के केस में पंगा है, एल और सी के केस में पंगा है, क्योंकि यार सर ये तो दोनों 90 डिग्री के बिल्कुल रहते हैं करंट से। सर इसमें क्या करेंगे? तो बेटा इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और दिमाग तरीके से लगाएंगे। इसे केस में हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला, या तो हमारे पास इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मानना पड़ेगा। देखो बराबर तो है नहीं, बराबर है तो जीरो और सारा का सारा करंट जो है हमारे पास सीधे चला जाएगा, कोई डिवाइड ही नहीं होगा, है ना भाई। अगर एक्सएल और एक्ससी हो जाते हो, ये हमारे पास इधर चलता है VL का और VC का इधर चलता है, अभी दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास सारा इधर चला जाएगा ना, अनडिवाइडेड रह जाएगा। तो नेट वैल्यू से यहीं पे आ जाएगी जो आएगी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके केस में देखेंगे कि कौन बड़ा है, उसके हिसाब से रिजल्टेंट आएगा हमारा। तो अगर के यहाँ पर हमारे पास तीसरा आ जाता है L और C, ठीक है बेटा, ये कहानी बनती है। अब अगर L और C होता है केस 1, अगर VL बड़ा है VC से, ये कहानी है बच्चे, ये कहानी है। तो सर अब हम करेंगे कैसे सर? लेकिन मेरी बात तो सुनो, आप लोगों ने वेक्टर में एक चीज पढ़ी है कि अगर ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं तो जीरो आता है, लेकिन अगर ये सर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ऑपोजिट में है, तो मैं सर इसको छोटा बना देता हूँ थोड़ा सा, इसका नेट वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी VL माइनस VC। समझ में आया आप लोगों को? इसमें VL बड़ा है। हाँ समझ में आया बेटा, जब VL बड़ा होगा तो कहानी तो ये बनेगी ना। क्लियर है? और टाइम हो गया है, एक बार और सुन लो, बस एक बार और सुन लो, इसके आएगा मैं अगली क्लास में करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा?
दूसरा केस क्या बनेगा बेटा हमारे पास, जब VC बड़ा होगा। तो यार कोई बड़ी चीज थोड़ी आ जाएगी, ये मेरी रेफरेंस लाइन और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा इधर VC माइनस VL। सेम ही कहानी होगी ना, उसे केस में ये वाला ग्राफ बनेगा बेटा, VL छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें से आप अगर इसे माइनस कर दोगे VL में से, अब की बार VC में से VL माइनस करोगे तो इसके बाद ये वाला ग्राफ आ जाएगा आपके पास। समझ में आया? अब इसके जो आगे की कहानी है, पहले यहाँ तक बताओ। अच्छा यहाँ तक आप लोग बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि tan phi कैसे? हाँ बेटा LC मैंने समझाया नहीं है, बस मैंने बताया कि इस केस में आपके पास क्या देखो, LC ऑसिलेशंस तो हम लोग जो है वैसे तो ऑसिलेशन में पढ़ते हैं और इसमें कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पूरी होती है, वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है। लेकिन मैं सर्किट का आपको आइडिया दे रहा हूँ। सर्किट के आइडिया में आपको दो केस लेने होते हैं बेटा, क्योंकि LC में हमारे पास ये दोनों ऑपोजिट फेज में, तो अगर इक्वल हो गए तो पूरा का पूरा जो वैल्यू हमारे पास इसी लाइन के अलॉन्ग चली जाएगी, तो वो तो हमें केस देखना नहीं है। दो केस बन सकते हैं, अगर VL ज़्यादा है तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा, तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास VL माइनस VC होगा, और अगर VC ज़्यादा है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, तो V ये हमारे पास कहानी आ जाएगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी आप लोगों के पास आती है किसके केस की, जिनको हम लोग फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। लीडिंग और लैगिंग करंट का मैंने आपको समझा दिया। अच्छा अगर ग्राफ बनाना हो, एक बार ग्राफ देख लो है ना, फिर छुट्टी करता हूँ, ग्राफ करा छुट्टी करता हूँ। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो पहले वाले केस में जब दोनों, सबसे पहले सिर्फ रजिस्टर का केस केस 1 फॉर रजिस्टर ओनली, उसमें देखो कैसा ग्राफ बनेगा। फेजर डायग्राम तो समझ में आ गया सभी को, फेजर कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। देखो V की वैल्यू हमारे पास अगर ये आएगी तो V और I सेम फेज में थे। केस 1 देखो फॉर रजिस्टर ओनली, सबसे पहला वाला, ये वाले नहीं, ये तो 4th 5th 6th है, सबसे पहला वाला है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें ये कहानी चाहिए, दोनों सेम टाइम पे तो जाएंगे सारी चीज, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास V का होगा और ये I का होगा। मैंने आपको बता दिया कि V और I में से V ऊपर क्यों है, I नीचे क्यों है, डिवाइड करके आया था, छोटा था ना हमारे पास I थोड़ा सा। पहले कहानी क्लियर है, दोनों सेम फेज में है। दूसरे केस में कौन लीड कर रहा था हमारे पास, इंडक्टर के केस में, इसको हटा दो, चलो यहाँ बनाए। अब देखो V लीड कर रहा था और कितने से लीड कर रहा था, π/2 से। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि V का ग्राफ या तो यहाँ से शुरू कर दो, और अगर V का यहाँ से कर रहे हो तो I का पीछे से शुरू करो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप V को लीड करा रहे हो तो V की वैल्यू मैक्सिमम पे पहले पहुंचनी चाहिए ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसको जो है यहाँ से ग्राफ शुरू कराओ I का। तो ये देखो I का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये पता है क्या हुआ है, ध्यान से देखोगे तो I ने लैग किया है, और लैग को कैसे डिफाइन करूंगा मैं, देखो इसका ग्राफ जो है ना ऐसे जाएगा, कुछ ये जाएगा ना ऐसे, समझ गए आप। तो बेसिकली ये देखो, ये इसकी और अच्छे से समझाऊंगा तो यहाँ पर देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे इंटरप्रेट करो। तो बेसिकली ये इसकी मिनिमा वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमा वैल्यू है ना। तो जब आपके पास 90 डिग्री पे पीछे है ना ये, जब आपके पास V यहाँ पे आ रहा है, शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है। ये तो कहानी है ना, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे करंट लैग, क्योंकि हमने I को आगे से दिखाया है, समझ में आ गया। तो ये केस किसका है, इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए अच्छा डॉटेड बना देता हूँ मैं इसको, है ना। डॉटेड लाइन किसके लिए बेटा, ये इंडक्टर के करंट के लिए बेटा, और ये सॉलिड लाइन हमारे पास V कनेक्ट। ये केस 2 का था। अब केस 3 में मैं क्या करूंगा, इसको अगर यहाँ रहने देना है तो मेरे को करंट को पीछे से लाना पड़ेगा, करंट को पीछे से ले आता हूँ। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो केस 2 के बाद केस 3 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था बेटा, कैपेसिटर था। उसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा कैपेसिटर का। वोल्टेज का यहीं रहने देता हूँ, करंट का थोड़ा सा पीछे से ले आऊंगा, और जब पीछे से लेके आऊंगा तो बेसिकली ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो हाइट वो तो कम ही रहेगा, लेकिन पीक जल्दी आएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। डॉटेड वाली लाइन करंट की है, ये वाली लाइन हमारे पास किसकी है, वोल्टेज की है, सॉलिड लाइन। पर यहाँ पर देखो पीक जल्दी आ रहा है ना, इसका मतलब ये लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ है, कैपेसिटर का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा, मेरे पास कैपेसिटर वाला ग्राफ है। तो कैपेसिटर का फेजर डायग्राम हमारे पास कौन सा वाला होता है, बताया था, ये रहा कैपेसिटर का, ये है ना। और बाकी तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम, और आप लोगों को मैंने सर्किट विद कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और दो कॉम्बिनेशन, तीसरा भी नहीं कराया है अभी। तो इनके बारे में हम लोग इम्पीडेंस के बारे में जानेंगे। इनका इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है। LCR सर्किट के बारे में जानेंगे। हाँ जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे हो। कैपेसिटर वाले में हाँ जी, इक्वल टू 0 पे I 0 क्यों नहीं है बेटा
ये किसने बोल दिया कि टी इज इक्वल टू 0 पे आई 0 है? मैं तो एक सर्किट को इमेजिन करके ले रहा हूँ क्योंकि करंट लीड कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखूंगा। आप अगर यहाँ पे आके बोल दो कि सर यहाँ पे देखोगे तो करंट तो आगे है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पहले आई नहीं। हम लोग देखते हैं टी इज इक्वल टू 0 से शुरू करना है और वहां से कौन पीक पहले पहुंच रहा है। तो मैं इसको v को आगे शिफ्ट नहीं कर सकता? कर दो। ओ यस यस यस, अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, बेकार वाला सवाल पूछा था, तारीफ नहीं कर रहा बेटा। तू चाहे आई को पीछे कर ले या वी को आगे कर ले, जब तूने यहाँ पे आगे शिफ्ट किया है तो बेसिकली हमारे पास ग्राफ बेकार हुआ है ना, ग्राफ में लैग आ गया ना। अब तू अगर वी को शिफ्ट करके आई को यहाँ से लाएगा तो बात सेम पड़ेगी। तू इसको ऊपर कर दे इस वाले ग्राफ में, इसको नीचे रहने दे, इसको ऊपर कर दे डॉटेड लाइन को, सेम बात बनेगी, सेम बात बनेगी। समझ में आया वो क्या पूछना चाह रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो बेटा बात सेम है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इंपीडेंस खत्म कर देंगे और देखेंगे कहाँ तक जाएंगे आगे, है ना। ट्रांसफार्मर वगैरह भी देखते हैं, लेट्स सी। सो 2-3 क्लासेस का ये चैप्टर है ना, रेगुलर रहना, सारे बच्चे प्रेजेंट हो, ऐसे ही रहना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।